हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइए डिस्कस करते हैं फेस्टी नंबर 23 पेपर 1। हम लोग देखें क्वेश्चन 1, जिसमें मेंशन किया गया है क्वेश्चन 1 में एडिशन सेल इज रिप्रेजेंटेड एज, इन्होंने सेल को रिप्रेजेंट किया हुआ है जिसमें कि आयरन कन्वर्ट हो रहा है FeO में और Na2O3 कन्वर्ट हो रहा है NiO में। तो इन्होंने मेंशन क्या किया हुआ है, 1 बाय 1 ऑप्शन देखते हैं। फॉर द गिवन सेल रिएक्शन के लिए पहला इन्होंने मेंशन किया है कि एनोड रिएक्शन, this reaction which takes place on the anode, क्या मेंशन किया गया है, Fe solid in the presence of base OH minus, ये कन्वर्ट हो रहा है FeO solid में, मींस ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। ये हो रहा है रिएक्शन एनोड पे, दिस इज आवर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। H2O अगर आप देखो तो बैलेंस कर दो तो रिएक्शन ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हियर इट इज विल बी 2OH, ठीक है। तो ये तो हो गया एनोड पे रिएक्शन, क्लियर है बात। नेक्स्ट कैथोड की बात कर ले, जो कि बी ऑप्शन हम लोग का मेंशन किया गया। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा कि Na2O3 ये रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस होगा, ये यहां पे ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिड्यूस होगा। तो क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, Na2O3 H2O 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां से कन्वर्ट हो रहा है NiO में, 2 मोल्स ऑफ NiO, साथ में फॉर्म कर रहा है 2 मोल्स ऑफ OH माइनस, ठीक है। अब नेट रिएक्शन देखा जाए यहां से एनोड और कैथोड से, तो क्या देखने को मिलेगा, Fe सॉलिड, ठीक है, प्लस Na2O3, वाटर वाटर कैंसिल हो जाएगा, OH माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा ये FeO प्लस 2 NiO। ये फाइनल रिएक्शन आपका है। अब देख लो इसमें क्या क्या मेंशन है। एनोड रिएक्शन इज दिस वन इन विच द आयरन इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू आयरन ऑक्साइड एंड Na2O3 is cathode reaction is this one in which Na2O3 is going to convert into NiO, ठीक है। तो ये हो गया एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, एंड दिस इज द नेट रिजल्टेंट रिएक्शन, ये कर रहा है। तो ए और बी ऑप्शन तो करेक्ट है, नो डाउट। हम लोग को रिएक्शन क्लियरली दिख रहा है, ये यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन होगा। देन अगर बात करें हम लोग सी में, सी ऑप्शन की, तो मेंशन किया गया ई सेल विल नॉट चेंज ऑन द चेंजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ KOH सोल्यूशन। तो अगर KOH के सोल्यूशन के कंसेंट्रेशन में चेंजेस किया जाए तो ई सेल इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट, बिकॉज अगर देखो नेट जो रिएक्शन है, दिस नेट रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट बाय OH माइनस। OH माइनस नेट रिएक्शन में प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर नेट रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियस सा केस बनता है कि जो हम लोग का ई सेल है, ई सेल इस पर्टिकुलर फैक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा कि कंसेंट्रेशन हम लोगों ने OH माइनस का क्या लिया हुआ, बिकॉज हमारे जो नेट रिएक्शन है इसमें OH माइनस का आया नहीं। तो ए करेक्ट था, नो डाउट, बी करेक्ट है और साथ साथ में सी भी करेक्ट है। क्या बोला गया कि द ई सेल विल नॉट चेंज द चेंजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ KOH। कैसे पता चल रहा है, फ्रॉम द नेट सेल रिएक्शन ऑफ द गिवन सेल, ठीक है। तो सी इज ऑल्सो करेक्ट। देन डी की बात करें तो डी में क्या बोला गया है कि डेल G नॉट इज इक्वल टू माइनस 96500 ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है। ये होगा क्या, NFE नॉट हम लोग लिखते हैं ना, डेल G नॉट इक्वल टू माइनस NFE नॉट। तो ये तो रहा हम लोग का ये फैराडे कांस्टेंट। यह हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है गिवन रिएक्शन में। अगर हम लोग कैथोड और एनोड रिएक्शन को क्लियरली देखें हम लोग को दिख रहा है कि देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन द ईच हाफ। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग को 2 रखना पड़ेगा, यानी कि नेट जो रिएक्शन बनेगा हम लोग का एक्सप्रेशन दैट इज 2 इंटू F दैट इज 96500 इंटू E नॉट, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या दिया हुआ है, माइनस 96500 E नॉट ऑफ द सेल, ठीक है। यहां पे ये गलत हो जाता है डी ऑप्शन, बिकॉज यहां पे इन्होंने 2 फैक्टर ये छोड़ दिया है, 2 फैक्टर यहां से आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है फॉर द गिवन रिएक्शन, ठीक है। तो वी कैन गो विथ ऑप्शन A, B एंड C फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, तो इन्होंने ट्रिपल पॉइंट जो है फेज डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें इन्होंने एक ट्रिपल पॉइंट मेंशन किया हुआ है। तो ट्रिपल पॉइंट ये पॉइंट है जहां पे कि तीनों फेज को एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड फेज भी और सॉलिड फेज भी। तो ये रहा हमारा गैस फेज, ठीक है, ये रहा गैस फेज, ये रहा लिक्विड फेज, ये रहा सॉलिड फेज। क्लियर है बात। ये तीनों फेज इस पॉइंट पे आकर को एग्जिस्ट करें। इस बाउंड्री लाइन पे सॉलिड लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, इस बाउंड्री लाइन पे लिक्विड और गैस, यहाँ पे सॉलिड और गैस। बट ये ऐसा पॉइंट होगा जहां पे कि तीनों के तीनों फेज एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड भी और लिक्विड भी और गैस भी।
ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में, ये भी रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में होंगे, इस पॉइंट पे लिक्विड और गैस आपस में इक्विलिब्रियम होंगे, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सॉलिड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम। क्लियर बात। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखना कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ट्रिपल पॉइंट। हम लोग इस पॉइंट पे क्या क्या चेंजेस देखेंगे, क्या देखने को मिलेगा। ऑल द थ्री फेज आर इन इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट पे सभी के सभी फेज इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो यहाँ इस पॉइंट की खासियत होगी कि सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड, लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विथ गैस, मतलब आपस में सभी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। इसको ऐसे दिखाना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि ऑल थ्री फेजेस विल को एग्जिस्ट and will remain in equilibrium at this triple point। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज अनडाउटली करेक्ट, ए करेक्ट हो जाएगा। बी बोला गया है कि मोलर गिव्स एनर्जी फॉर द थ्री फेज इज द सेम, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मान लो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंशन किया जा रहा है कि ट्रिपल पॉइंट पे सभी फेजेस आपस में कोई मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, तो अब ये ऐसा केस है कि इनका जो गिव्स फ्री एनर्जी होगा, मोलर गिव्स फ्री एनर्जी फॉर इस फेज के लिए वो इक्वल होना चाहिए, यानी बी इज करेक्ट। A is correct, B is also correct। C में बोला गया है कि द मोलर वॉल्यूम ऑफ द थ्री फेजेस इज आइडेंटिकल, इसके बारे में नहीं बोल सकते। अगर मतलब बताना चाहे एग्जैक्ट रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट, ये रिलेशन होगा। यहाँ पे मोलर वॉल्यूम सेम नहीं होने वाला है, तीनों फेज का आइडेंटिकल नहीं होगा। इसके बारे में जो रिलेशन आएगा, दिस इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट रिलेशन। तो सी कैन नॉट बी आवर करेक्ट आंसर। सिमिलरली द मोलर एंट्रोपी ऑफ द थ्री फेजेस इज सेम, ये भी गलत हो जाएगा। मोलर एंट्रोपी गैस फेज के लिए जाता होगा कंपेयर टू लिक्विड फेज, और लिक्विड फेज का ज्यादा होगा सॉलिड फेज से। क्लियर है बात, ये रिलेशन जाएगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर यही रह जाता है, ए एंड बी फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है बात, क्वेश्चन नंबर 2 के केस में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो 3 में देखिए, इसमें मेंशन किया गया है विच ऑफ द कैटायन गिव कलर्ड प्रेसिपिटेट विद द K4FeCN6 पोटेशियम, दिस इज द फेरोसाइनाइड। ठीक है, एक बार ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटेटिव एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इससे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाएंगे। तो क्या क्या कैसे जो है ध्यान में रखा जा सकता है। देखो, आप सभी जो कैटायन है वो मैं मेंशन करते चलता हूं कि कौन से केस में आप कौन सा कलर ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, देखना आप ध्यान से, ये वाला चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको इससे क्वेश्चन मिल जाए। चारों कैटायन के बारे में बता दिया जाता है। Fe2+ प्रोडक्ट कैसे बनाओगे इसमें, तो यहां से 2K+ हटा दो और उसको रिप्लेस कर दो Fe से, तो K2Fe जो कॉम्प्लेक्स दिखेगा FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, इसका नेम आप देख लेना क्या एग्जैक्ट नेम होगा। लेकिन इसकी बात करें तो ये व्हाइट PPT दिखाएगा, दिस इज गोइंग टू बी व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्लियर बात। नेक्स्ट आपका है कॉपर Cu2+। ठीक है, Cu2+। अब Cu2+ में क्या होगा, वैसे ही आप जो है इसको लिख सकते हो। तो Cu2+ का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा ये हो जाएगा Cu2 FeCN, आई थिंक मैंने गलत किया हुआ है यहाँ पे, CN6 होगा, CN6। ठीक है, ये हो गया Q। अब इस केस में कलर क्या होगा, कैसे याद रखेंगे, तो C फॉर कॉपर, C फॉर चॉकलेट ब्राउन। इसका जो कलर हम लोग देखते हैं दैट इज चॉकलेट ब्राउन। तो ये लैब में टेस्ट भी किया जाता है। अगर हम लोग को कॉपर 2+ पता करना है कैटायनिक पार्ट के लिए, तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एप्रिसिएबल, कि ये रिएक्शन से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि करेस्पॉन्डिंग सोल्यूशन के अंदर कॉपर 2+ प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। क्लियर है बात। नेक्स्ट आप देखिए Fe3+, ये तो सबसे नोन रिएक्शन है। अगर Fe3+ की बात होगी तो इसके लिए हम लोग जाएंगे। क्या रिएक्शन होता है, हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप लिखो Fe4 फेरिक फेरोसाइनाइड बोलते हैं हम लोग, फेरिक फेरोसाइनाइड इसको हम लोग बोलते हैं, जो कॉम्प्लेक्स एक फॉर्म करके देता है। इसका कलर हम लोग देखते हैं पर्शियन ब्लू कलर। पहले भी मेंशन किया गया, बहुत बार ये मेंशन किया गया होगा कि जो पर्शियन ब्लू कलर होगा वही मोर के पंख जैसे जो कलर होता है उसमें ब्लू कलर आप देखते हो, वही पर्शियन ब्लू कलर कहलाता है। चमकीला ब्लू कलर जो है आप देखते हो, तो ये फॉर्म करता है ड्यू टू फेरिक फेरोसाइनाइड, जो कि Fe3+ के लिए भी यूज किया जा सकता है टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम 2+। कैल्शियम 2+ व्हाइट देगा। तो यहाँ पे भी हम लोग जो देखते हैं इसका फाइनल प्रोडक्ट K2Ca FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, तो ये भी व्हाइट PPT फॉर्म करता है। ठीक है,
अब इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि इन दोनों के लिए तो इजीली हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, इसका भी किया जा सकता है, बट ये डिफिकल्ट होगा पता करना Fe2+ है या Ca2+ है। इसीलिए जब रिएक्शन ये कराया जाता है ना, तो जनरली Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है, पहले ऑक्सीडाइज करके Fe3+ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कभी कभी ये इसके लिए एसिडिक मीडियम रख दिया जाता है, सो दैट कि जितना है Fe2+ वो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाए। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो हम लोगों से पूछा है कि विच इज गोइंग टू शो द कलर्ड प्रेसिपिटेट, यहां से Cu2+ हो गया और Fe3+ हो गया, यानी कि B and C विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर सी बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। इन क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर एसोसिएटेड विद sp3 हो, SO और sp3 हो, इस तरीके से, मतलब एक तरीके से जो हम लोग देखते हैं बनाना बॉन्ड टाइप का स्ट्रक्चर वो देखने को मिले। तो 1 by 1 केसेस कंसीडर करें। स्ट्रक्चर ए की बात करें तो ये आप देखो, इसमें एल्युमिनियम जो कि CH3 से जुड़ा होगा, लाइक दिस CH3, यहाँ पे CH3 होगा, एल्युमिनियम CH3 CH3 CH3, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डेटिव बॉन्ड एक तरीके से यहाँ पे देखते हैं। बट क्या यहाँ पे ये तो रहा है sp3, यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, s ऑर्बिटल है। यहाँ पे भी sp3, ये भी sp3 ही होगा और यहाँ पे sp3 होगा, ठीक है। sp3 ये नहीं हो सकता आंसर, दिस कैन नॉट बी करेक्ट। नेक्स्ट आप देखिए B2H4, B2, तो ये हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन इसका हम लोग कंसीडर करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी sp हाइब्रिडाइजेशन, sp_s और ये भी sp, ठीक है, sp_s और ये sp हो जाएगा, इसकी अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। तो s ऑर्बिटल का sp के साथ ओवरलैपिंग है, ये तो नहीं हो सकता, हम लोग को चाहिए sp3 और s, तो b कैन नॉट बी आल्सो करेक्ट आंसर। c की बात कर ले तो c में पॉलीमेरिक फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, पॉलीमेरिक फॉर्म में दिया हुआ है H, यहाँ पे बेरिलियम, ठीक है। इस तरीके से मैं लिंकेज दिखा दे रहा हूं, ठीक है। आगे हम लोग ऐसे ही देखेंगे इसमें। तो यहां पे भी क्या देखोगे कि ये जो है sp3 होगा, यहां से es हो गया और ये sp3 हो गया, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो रही सी की बात। डी के केस में भी हम लोग वैसे ही देखेंगे। डी के केस में भी Al2S6 है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे आप ड्रॉ करोगे, ये हो गया sp3, दूसरा इसके साथ में ये लिंकेज होगा ऐसे। यहाँ पे भी हम लोग डी के केस में भी ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जाएगा और ये sp3, इनके बीच में एक तरीके से डे टू बॉन्ड यानी कि बनाना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग कैसे होता है, sp3 का s ऑर्बिटल का sp3 के साथ, sp3 s ऑर्बिटल sp3, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे sp, ठीक है, या अब जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा इस केस में लिखना है sp2, बिकॉज ये इस तरीके से, सॉरी sp2 s ऑर्बिटल और यहाँ से s ऑर्बिटल, इस तरीके से ओरिएंटेशन इसमें हम लोग देखेंगे। इसमें आप देखोगे कि sp3 टेट्राहेड्रल है, ये रहा sp3 और ये भी sp3 ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ पे आंसर हो जाएगा C and D फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। हम लोगों से यही पूछा था कि किसमें sp3 s और sp3 हाइब्रिडाइज मतलब एसोसिएशन है, इनका बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते चले। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप ध्यान से। तो इसमें पहला केस आप देखो, ऑप्शन ए, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इन्होंने, तो NH2 ऑर्थोमिथाइल एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ बोला है कि एनिलीन से ज्यादा होगा। इसको तो सोचना नहीं है, हम लोग को पता है कि ड्यू टू SIP इफेक्ट, बोलते हैं हम लोग स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही H+ इसको प्रोटोनेट करने आएगा ना, बिकॉज ऑफ दिस बल्कियर ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन, ये स्टेरिक इनहिबिशन करना शुरू कर देगा। इनहिबिशन मींस रोकना शुरू कर देगा ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। तो प्रोटोनेशन इजीली नहीं होगा इस केस में। NH2 के केस में प्रोटोनेशन इजीली नहीं होगा। जहां तक इसकी बात करें तो प्रोटोनेशन इजीली हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का अगर ये ऑर्डर कंसीडर कर रहे हैं तो दिस इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन का ज्यादा होगा कंपेयर टू ऑर्थोमिथाइल एनिलीन, तो दिस इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। सिमिलरली बी ऑप्शन की बात करें तो बी की केस में देखिए, तो एक हमारा दिया हुआ है इसमें से एजुलिन मॉलिक्यूल, ठीक है, पहले भी मेंशन किया गया था। ये जो मॉलिक्यूल होगा एजुलिन मॉलिक्यूल, ये पोलर होगा लाइक दिस,
ठीक है। इसका आप पोलर फॉर्म ड्रॉ कर सकते हो, एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो कैसे पोलर फॉर्म होगा। यहीं पे मैं ड्रॉ कर दूं इसको, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसकी बात करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। तो इस केस में क्या होगा, ए बी रिंग एरोमेटिक हो जाएगा, ए बी रिंग एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करने। तो एजुलिन मॉलिक्यूल का ऑलमोस्ट जो डाइपोल मूवमेंट होता है HCl के बराबर होता है। अब यही डाइपोल मूवमेंट की कृपा दृष्टि है कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में ज्यादा होगी। अगर डाइपोल दिख ही रहा है कि ये डाइपोल मूवमेंट, जब देखो आप जब नॉन पोलर स्ट्रक्चर इसको कंसीडर कर रहे हो तो उसमें क्या है कि दोनों रिंग एरोमेटिक नहीं, ओवरऑल मॉलिक्यूल को एरोमेटिक भले बोला जाए बट बोथ रिंग सेपरेटली आर नॉट एरोमेटिक। तो ये इस फॉर्म में आ जाता है। ये हम लोग का एक जो है दिखेगा ट्रोपिलियम आयन और ये साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनाइन के फॉर्म में। इसकी वजह से ए बी रिंग एरोमेटिक है, ए बी रिंग एरोमेटिक है और एक अच्छा खासा डाइपोल मूवमेंट देखने को मिलता है जो HCl के इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया जाए, इसमें तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जो हम लोग का नेफ्थलीन मॉलिक्यूल है ये, इसमें ऐसा कुछ भी फिनोमिना हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, दोनों रिंग एरोमेटिक है। तो यहाँ पे जो है डाइपोल वगैरह जनरेट नहीं करेगा। तो इसमें इस केस में क्या देखने को मिलेगा कि ये ज्यादा पोलर है और ये लेस पोलर है। तो जिसकी पोलरिटी ज्यादा उसका वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो बी इज करेक्ट ओनली। सी की बात कर लें तो सी में आपका एक मॉलिक्यूल दिया है इन्होंने ये, और एक मॉलिक्यूल इन्होंने दिया हुआ है लाइक दिस। तो क्या होगा कि बोला गया कि हीट ऑफ कंबस्शन इसका ज्यादा होगा, बिकॉज देखो हीट ऑफ कंबस्शन तो बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें ज्यादा है, राइट। हीट ऑफ कंबस्शन के लिए तो आप कार्बन देखोगे ना पहले कि कितने कार्बन प्रेजेंट है, और इसमें आप देखोगे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, इसमें 5 कार्बन एटम। क्लियरली द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन दिस स्ट्रक्चर। तो सी इज आल्सो करेक्ट। देन लास्ट केस आप देखो तो रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बोला हुआ है। रेजोनेंस एनर्जी फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा सेकेंड वाले से, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे भी लगभग सेम कहानी है, एक्सोसाइक्लिक सिस्टम है जिसमें अगर मान लीजिए आप ये बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को अगर इधर ब्रेक कर दो निगेटिव चार्ज और इधर ब्रेक कर दो पॉजिटिव चार्ज, तो होगा क्या कि ए रिंग एरोमेटिक हो गया और ए बी रिंग एरोमेटिक हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दिस एरोमेटिसिटी इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा डी के केस में, ठीक है, कंपेयर टू सेकेंड स्ट्रक्चर। सेकेंड में आप जो है उतना ज्यादा जो है इस वाले केस की बात करूं तो यहाँ पे आप ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी नहीं देखोगे, बिकॉज अगर आप बॉन्ड को शिफ्ट करते हो, इस बॉन्ड को अगर आप शिफ्ट किए किसी भी एक डायरेक्शन में, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे निगेटिव, एक रिंग एरोमेटिक हो रहा है एक एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है, दिस इज नॉट फेवरेबल केस। इस वजह से इसमें रेजोनेंस नहीं देखने को मिलेगा, इसमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो डी इज ऑल्सो करेक्ट। द करेक्ट आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन विल बी BCD। BCD विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पेयर ऑफ डाइस्ट्यूमर्स ऑन द रिएक्शन विथ CH3 MgBr फॉलोड बाय H2। डाइस्ट्यूमर्स क्या होता है पहले भी क्लियर किया जा चुका है। डाइस्ट्यूमर होते हैं दो स्टीरियो आइसमर्स जो आपस में मिरर इमेज वाले रिलेशनशिप न रखें। दो स्टीरियो आइसमर्स के बीच में इस बात को समझना पड़ेगा, दो स्टीरियो आइसमर्स के बीच में या तो एनॉन्सिमरिक रिलेशनशिप हो सकता है या डाइस्ट्यूमरिक रिलेशनशिप हो सकता है, या तो वो एक दूसरे के मिरर इमेज रिलेशन वाले हो सकते हैं या नॉन मिरर इमेज हो सकते हैं। जैसे सिस ट्रांस भी अगर हम लोग कंसीडर करें तो दे आर नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसमर्स ऑफ ईच अदर। डायस्ट्यूमर के केस में बस डिट्टो आपको यही लाइन याद रखनी है कि नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसमर्स आर कंसीडर्ड एज द डायस्ट्यूमर्स ऑफ ईच अदर। दो स्टीरियो आइसमर्स के बीच में या तो एनॉन्सिमरिक रिलेशन होगा या डायस्ट्यूमरिक रिलेशन होगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इसमें 1 by 1। जैसे आप देखना कि किसमें हम लोग को डायस्ट्यूमर मिलेगा। तो पहला केस अगर आप कंसीडर करो, द फर्स्ट केस क्या इन्होंने दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O, इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रखा हुआ है। अब फिक्स रखा हुआ है, इसको अगर हम लोग CH3 MgBr के साथ ट्रीट करते हैं, हम लोग को पता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहाँ पे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो अब ऐसा केस है कि यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, दोनों साइड से अटैक हो सकता है। एबव द प्लेन, बोर्ड के एबव द प्लेन से अटैक हो सकता है या बिलो द बैक साइड ऑफ द प्लेन। इस वजह से हम लोग दो आइसमर्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे OH इस साइड में हो और CH3 एबव द प्लेन हो, या एक और पॉसिबिलिटी इसमें ये है कि CH3 बैक द प्लेन हो जाए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, CH3 बैक द प्लेन हो जाए और OH एबव द प्लेन हो जाए, ठीक है। अब इसमें रिलेशन क्या होगा इस बात को समझना। अगर मान लो ये कॉन्फ़िगरेशन R हो गया, ठीक है,
और इसके अलावा क्या पॉसिबल है, तो देखो अगर ये R हो गया तो यहाँ पे या तो R हो सकता है, यहाँ पे R हो गया तो यहाँ पे S हो सकती है। तो R R और R S में क्या रिलेशन होगा, क्लियरली दे विल नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और जब मिरर इमेज नहीं है और पता है कि ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमरेज रिलेशन रख रहे हैं, तो अब ये केस है कि जब मिरर इमेज नहीं है तो एक ही रिलेशन बचता है, दैट इज डायस्ट्यूमर्स। तो हम लोग क्या देखेंगे इस केस में कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के डायस्ट्यूमर्स, दे आर द डायस्ट्यूमर्स ऑफ ईच। क्लियर बात है, मिरर इमेज वाला रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। ये कायरल सेंटर के अलावा ओरिएंटेशन फिक्स है, इसलिए आर आर और आर एस बना के देख लो ना। अगर मिरर इमेज होता तो एस एस आता, हम लोग को नहीं पता है, मैं जस्ट इसको मेंशन कर दे रहा हूं। आर आप एस को भी वैसे अगर कंसीडर करते तो यहाँ पे क्या निकल के आता, ये हो सकता था एस आर हो सकता था और एस एस हो सकता था। इसमें भी तो रिलेशन डायस्ट्यूमर का ही आ रहा है, इसमें भी रिलेशन डायस्ट्यूमर्स का आ रहा है, तो क्लियरली दे आर डायस्ट्यूमर्स ऑफ ईच अदर। देन बी की बात करें, बी का केस देखिए आप, वैसे ही ड्रॉ करके आपको देखना पड़ेगा और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। यहां पे ठीक है, ये थोड़ा सा आपसे गलती कराएगा, ये कायरल सेंटर नहीं है, दोनों मिथाइल मिथाइल ग्रुप ही हो गए। तो कायरल सेंटर पहले से, अब कायरल सेंटर था तब तो डायस्ट्यूमर मिल गया, लेकिन पहले से जब कायरल सेंटर नहीं रहेगा फिर आप क्या प्रोडक्ट देखोगे। देखते हैं इसमें, मान लो आपने ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा है, CH3MgBr, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, एबव द प्लेन भी कर सकता है, बिलो द प्लेन किया कर सकता है, वाटर के साथ अटैक करेगा। तो यहां पे देखिए आप प्रोडक्ट, इसको मैं कुछ कंसीडर नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज नॉट कायरल सेंटर। लेकिन अब यहां पे अगर आप देखो तो या तो OH एबव द प्लेन हो सकता है और मिथाइल बिलो द प्लेन हो सकता है। अगर मिथाइल बैक साइड ऑफ द प्लेन अटैक किया होगा तो OH एबव आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा प्लेन से। अब एक और पॉसिबिलिटीज है, क्या पॉसिबिलिटीज है, तो ये जो OH है ये बिलो द प्लेन रहे और जो CH3 है वो एबव द प्लेन। इस वजह से हम लोग दो प्रोडक्ट देख पाते हैं। अब देखो यहां पे इन दोनों में क्या रिलेशन है, एक के अलावा अगर मैं R कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करूं, ऑब्वियसली एक के अलावा S कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक ही कायरल सेंटर है, तो दे आर रेसमिक मिक्सचर, यानी कि आपस में एक दूसरे के एनांसियोमर्स है। ठीक है, मैंने बोला ना, या तो डायस्ट्यूमर का रिलेशन रख सकते हैं, या तो ये डायस्ट्यूमर्स का रिलेशन रख सकते हैं, या एनांसियोमर्स का रिलेशन रख सकते हैं। तो हम लोग को क्या देखना है कि कौन से डायस्ट्यूमर्स बन के आ रहे हैं। बी कैन नॉट बी आंसर, यहां आपको धोखा दे सकता है बिकॉज दिखाया तो ओरिएंटेशन दिखाया है, बट ओरिएंटेशन दिखाने का मतलब ये थोड़े हुआ कि वो कायरल कंपाउंड ही होगा। दिस इज नॉट कायरल सेंटर, कायरल सेंटर नहीं, दोनों ग्रुप सेम हो गया ना, मिथाइल मिथाइल। यहाँ पे आपका रेसिड्यू मिक्सचर मिल जाएगा, एनांसियोमरिक पेयर जनरेट करेंगे, दो आपस में एनांसियोमर्स होंगे। सी की बात करते हैं, तो सी का केस आप कंसीडर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मिथाइल का ओरिएंटेशन। ठीक है, अब इसको अगर आप ट्रीट करते हो CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप, यहाँ पे ऑब्जर्व ऐसे करोगे कि या तो OH एबव द प्लेन हो सकता है, या इस तरीके से CH3। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे कि ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी तो ऑप्टिकली एक टू नहीं है, बट इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्रांस हो गया। अच्छा, CH3 को एबव द प्लेन अगर आप रख देते हो लाइक दिस, तो OH चला जाएगा नीचे, प्लेन के नीचे OH चला जाएगा। अब यहां पे CH3 जो है दोनों सेम साइड में, दिस इज द सिस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, सिस ट्रांस में क्या रिलेशन होता है, पहली बात दे आर द स्टीरियो आइसमर्स ऑफ ईच अदर, और मैंने क्या बोला, द स्टीरियो आइसमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कंसीडर्ड एज द डायस्ट्यूमर्स। क्लियर सी बात है कि दोनों में रिलेशन क्या होगा, दे आर गोइंग टू बी डायस्ट्यूमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, दे आर द डायस्ट्यूमर्स ऑफ ईच अदर। इस क्लियर दिमाग में आप रख के ये ले जाना, बिकॉज कार्बोनिल कंपाउंड वैसे ही इंपॉर्टेंस रखता है, और जब कार्बोनिल कंपाउंड को मर्ज कर देता है स्टीरियो आइसोमरेज के साथ में, तो एक शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो पॉसिबिलिटीज है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस में मिल सके। ठीक है, हो सकता है कार्बोनिल कंपाउंड के डायरेक्ट रिएक्शन से पूछ दे, या जो प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं उसमें किस तरीके से स्टीरियो आइसोमरेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट के केस में आप देखिए, तो यहाँ पे ये जो सेंटर है ये कायरल सेंटर है। ठीक है, ये कायरल सेंटर है। अब यहाँ पे देखिए आप रिएक्शन जब आप करा रहे हो तो यहाँ पे देखना प्रोडक्ट सिमिलर तरीके का रिएक्शन होगा जैसे आपने हर केसेस में कराया। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे CH3MgBr, और यहाँ पे जब अटैक कर रहा है ना, तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। क्या क्या पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेगा, इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें, ध्यान से देखना, तो या तो OH आपका एबव द प्लेन हो जाए और यहाँ पे CH3 बिलो द प्लेन हो जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि OH
बिलो द प्लेन चला जाए और CH3 ऑफ द प्लेन आए। यही तो दो पॉसिबिलिटीज होगी। अच्छा, इस दोनों में रिलेशन क्या होगा? मान लिया जाए कि इसके अलावा आर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे भी तो आर ही रहेगा, इसमें क्यों चेंज होगा? यहाँ पे आर है और दूसरा एस है, तो यहाँ पे भी तो सेम कहानी बन रहा है। आर आर और आर एस में क्या रिलेशन होगा? क्लियरली दे आर नॉट मिरर इमेज, दे विल बी द डायस्टीमर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है? डायस्टीमर्स ऑफ ईच अदर, तो डी इज करेक्ट। तो हम लोग का इस केस के लिए आंसर हो जाएगा ACD। क्लियर होना चाहिए आपको ये चीज, ठीक है? ACD विल बी करेक्ट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में भी ये स्ट्रक्चरल बेसिस है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? इससे भी क्वेश्चन आपको जो है जेईई मेंस में भी मिल रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं एक ही पेपर में, तो एडवांस में भी आने के चांसेस हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। Elegance has a role to make the compound overall symmetrical and unsymmetrical depending upon the structure of it। बिल्कुल कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल होगा, ये लिगेंड्स के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए आप 7th में कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स इटसेल्फ इज असिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। इसमें 2 कंडीशन होना चाहिए, क्या कि असिमेट्रिकल हो और साथ साथ में बाइडेंटेड लिगेंड। देखिए हम लोग कैसे, पहला इन्होंने दिया हुआ है TN। TN का क्या फुल फॉर्म है? शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिखते हैं इसका, ये होता है प्रोपेन डायमीन। TN को रिप्रेजेंट किया जाता है प्रोपेन डायमीन से। तो क्लियरली आप देख सकते हो प्रोपेन जो डायमीन है हमारा CH2NH2, ये बाइडेंटेड है, साथ साथ में सिमेट्रिकल, तो ये सिमेट्रिकल हो गया और बाइडेंटेड हो गया। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग का डिमांड है कि असिमेट्रिकल हो और जो है बाइडेंटेड हो, ठीक है? ये बाइडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्रिकल है, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। बाइडेंटेड तो है बट असिमेट्रिकल नहीं है। DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिल, DMG माइनस, ठीक है? इसको रिप्रेजेंट आप करना, तो इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है? कार्बन नाइट्रोजन एक साइड में O माइनस होता है और एक साइड में OH होता है। इसकी खासियत यही है, इधर आपका जो है CH3 और ये डोनेट करता है। तो ये होता है हमारा बाइडेंटेड है लेकिन असिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। क्लियर बात है? बाइडेंटेड लिगेंड, तो बी इज करेक्ट। अच्छा, ये सिंगल करेक्ट है, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है? बट और भी ड्रॉ कर ही लेते हैं हम लोग, सी को भी कर ही लेते हैं। एसीटोन ये वाला हमारा जो एनायन है ये फॉर्म करता है, ठीक है? इसको हम लोग रिप्रेजेंट तो इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है। बेसिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करना रहता है ऐसे रिप्रेजेंट लाइक दिस, ठीक है? तो ये भी बाइडेंटेड हम लोग कंसीडर तो कर सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ से यहाँ ये जो है डोनेट करेगा एसीटोन, बट एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू बी सिमेट्रिकल वन। तो इसको हम लोग सिमेट्रिकल वाले को तो नहीं ले सकते ना, हम लोग को चाहिए असिमेट्रिकल चाहिए। नन ऑफ दिस, तो वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। नन ऑफ दिस, एक तो दिख गया बी, तो बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखें तो क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइडेंटेड लिगेंड मेक्स द गिवन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। कौन सा इसमें बाइडेंटेड लिगेंड है? अब इसमें क्या करोगे आप, कंपाउंड का जो क्या मिस्टेक कर सकते हो, जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये आप नहीं देखोगे, ये देखना जरूरी है, अदरवाइज ये आंसर गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये 3 माइनस है, ठीक है? अब 3 माइनस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है? और यहाँ पे बोला है कि मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ओवरऑल जो इस पे चार्ज आएगा, ठीक है, जो चार्ज आप देखोगे 2 माइनस होना चाहिए। अब इसी को कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग लेके करते हैं, ऑप्शन EN में दिया हुआ है, ये क्या होता है? इथाइलिन डायमीन CH2NH2, ये हो गया CH2NH2। यहाँ पे नेट चार्ज तो 0 है ना, ये बाइडेंटेड तो लिगेंड है, हम लोग को दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेगा, दिखाएगा, बट यहाँ पे ये भी क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए ना कि नेट 3 माइनस आने का मतलब क्या हुआ? इस पे जो है जो हम लोग का लिगेंड है इस पे टोटल 2 निगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो ए कैन नॉट बी ऑरेंज, ठीक है? सिमिलरली आप देखो कि ये ऑक्सिलेट का ही एक फॉर्म दिया हुआ है इन्होंने, किस तरीके से स्ट्रक्चर में इसको ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, एक बार देख लीजिए आप। तो कार्बन, ठीक है, इससे सल्फर जोड़ देता हूँ, इधर से O माइनस, सल्फर और इधर से O, ठीक है? ये हो गया, ये बाइडेंटेड है और 2 निगेटिव चार्ज है, तो बी इज करेक्ट वन। TN के केस में भी देखो तो ये न्यूट्रल है, तो TN भी आंसर नहीं हो सकता है, C भी आंसर नहीं हो सकता है। डी की बात करें तो ऑल ऑफ दिस ये गलत हो जाता है। देखो अगर यहाँ पे ये जो कंपाउंड इज दिस वन, अगर ये नहीं दिया रहता हम लोग का A B C
तीनों करेक्ट हो जाता और ऑल मतलब एक तरीके से ऑल ऑफ दीज करेक्ट होता है। लेकिन इन्होंने मेंशन कर दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला में इस 3 माइनस चार्ज आना चाहिए और तभी पॉसिबल है जब इस पे जो हमारा लिगेंड है उस पे 2 निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये मिस्टेक हुआ होगा अगर जो लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा, बट यहाँ पे हम लोग क्लियरली क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बी ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, जिसमें देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या मेंशन किया है, अ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दे हैव गिवन C4H9Br, ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज अ कंपाउंड P is going to react with alcoholic KOH, right? This elimination will takes place at this stage and it is going to form product Q, ठीक है, कंपाउंड Q react with HBr, HBr के साथ ये रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट फॉर्म करता है R, which is an isomers of P, यानी कि P और R के बीच में जो रिलेशन होगा they will be isomers of each other, ठीक है। R on the reaction with water produce alcohol, on the reaction with water produce alcohol, yes, which is going to be optically active यानी contain chiral center in this case। अब अप्रोच कैसे किया जाए, हमारे सामने ऑप्शंस दिए हुए, 1 by 1 ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं, सिंगल करेक्ट है तो इन दैट केस हम लोग इजिली इसमें आंसर तक पहुंच सकते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज इस केस में आपको जो है बेसिकली 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला इसमें ऑप्शन मैं कंसीडर कर लेता हूँ पी के स्ट्रक्चर के लिए, बिकॉज पहला क्वेश्चन यही पूछा है व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ पी, तो मैं इस स्ट्रक्चर को कंसीडर कर लेता हूँ पी, द स्ट्रक्चर ए। इसको अगर एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया जाए तो क्लियरली आप देख सकते हो, अगर एल्कोहलिक KOH के साथ मैं ट्रीट करूंगा तो इसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अकर होगा और ये प्रोडक्ट एल्कीन फॉर्म कर लेगा जो कि हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा Q। अब इसको जब हम लोग HBr के साथ ट्रीट करेंगे तो होगा इसमें मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा और इन दैट सिनारियो ब्रोमीन यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे क्लियरली इस बात को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि R इज द पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ P, यानी कि आइसोमर्स ऑफ P, ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद इसको वाटर के साथ जब हम लोग ट्रीट कर रहे हैं तो बेसिकली हाइड्रोलिसिस विल टेक्स प्लेस एंड द Br ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय OH, यानी कि यहाँ पे दिस कंटेन अ कायरल सेंटर। तो जो भी अभी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने इसमें मेंशन किया है सभी के सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है ये रिएक्शन, ठीक है। तो ए के साथ हम लोग जा सकते हैं, अदर जो है उसको आप एक बार चेक कर सकते हो बी के केस में। तो बी के केस में भी एल्कीन तो फॉर्म करेगा, लेकिन जो एल्कीन फॉर्म करके आएगा लाइक दिस, ये एल्कीन फॉर्म करके आएगा। तो क्लियरली हम लोग इसमें आइसोमर्स नहीं देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो आइसोमर्स होगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन के आएगा। उसी तरीके से अदर के केसेस में भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो पी का करेक्ट स्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा, वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इन दैट केस हम लोग डायरेक्टली 9th के केस में जाते हैं कि पूछा गया कि व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड पी, तो कंपाउंड पी तो ये हो जाएगा, दिस इज अ कंपाउंड पी, ठीक है। तो ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। उसी तरीके से हम लोग 10 की बात करते हैं। तो 10 के केस में क्या है, बोला गया है कंपाउंड Q, दिस इज अ कंपाउंड Q ऑन द रिएक्शन विथ NBS, बोलते हैं हम लोग N ब्रोमोसक्सिनमाइड। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, एक बार इसका मैकेनिज्म आप देखना है, बट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है एल्लाइलिक पोजीशन पे, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब यहाँ पे क्या केस है कि जनरली जो रेडिकल है वो रीअरेंजमेंट में नहीं जाता है लाइक कार्बोकैटायन, एक्सेप्ट जब हम लोग एल्लाइलिक वाला केस ना देखें। कार्बोनाइन के केस में भी वही है कि कार्बोनाइन के केस में भी जब एल्लाइलिक कार्बोनाइन फॉर्म करके आएगा तो वहां पे भी हम लोग रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी देखेंगे। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि ये इसमें रीअरेंजमेंट अकर हो सकता है। क्या होगा रीअरेंजमेंट में, तो ये ग्रुप पूरा शिफ्ट कर जाएगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब हम लोग ब्रोमीन ऐड करते हैं इसमें तो प्रोडक्ट कुछ ऐसे देखने को मिलेगा लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि ये कायरल सेंटर, नया कायरल सेंटर जनरेट कर रहा है तो 2 प्रोडक्ट हम लोग को यहाँ से देखने को मिलेगा विच विल बी R एंड S। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो इस केस में आप जो है प्रोडक्ट बनाओ तो यहाँ पे ब्रोमीन आके जुड़ेगा, लेकिन चूंकि ये बॉन्ड जब शिफ्ट हुआ तो सिस और ट्रांस दोनों की पॉसिबिलिटीज हम लोग देख सकते हैं, फाइनल प्रोडक्ट में भी और इस इंटरमीडिएट में भी सिस और ट्रांस 2 बन के आएंगे। तो पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑन द रिएक्शन ऑफ Q विद द NBS इन ब्रोमोसक्सिनमाइड। तो जो है 2 प्रोडक्ट यहाँ से R और S कॉन्फ़िगरेशन के साथ, 2 प्रोडक्ट यहाँ से सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, तो टोटल 4 प्रोडक्ट विल बी देयर। तो 4 विल बी करेक्ट, C विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक
ठीक है, सही है इतना। तो अगर हम लोग नेक्स्ट जाएं इंटीजर टाइप प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा आपको सभी रिलेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में जो भी रिलेशन इसमें दिया हुआ है, जैसे देखो क्या रिएक्शन दिया हुआ है कि N2O4 जो कि डिसोसिएट हो रहा है, N2O4 गैस डिसोसिएट होकर फॉर्म कर रहा है 2NO2 गैस। अब इसके लिए डेल जी दे हैव गिवन, डेल जी वैल्यू इज इक्वल टू -1.223। इसका यूज करना पड़ेगा हम लोग को। और साथ में इन्होंने जो है डेंसिटी ऑफ द गैसियस मिक्सचर दे हैव गिवन एट द सेम टेम्परेचर द एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर इज। तो एवरेज मोलर मास क्या होगा जब ये गैसियस मिक्सचर की बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 1 माइनस अल्फा, दिस इज गोइंग टू फॉर्म 2α। क्लियर है बात, ये हो गया 2α। इंग्लिश अगर 1 मोल लिया जाए तो अल्फा डिसोसिएट होकर फॉर्म करेगा 2α। क्लियर सी बात है। अब देखो मैं अगर लिखता हूं एक रिलेशन दैट इज इक्वल टू डेल जी इज इक्वल टू -RT ln Kp, ये लिखा जा सकता है -RT ln Kp। डेल जी की वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है -1.223 माइनस R दैट इज 8.314, ठीक है। टेम्परेचर दे हैव गिवन 313 इंटू ln Kp, ठीक है। इसको इन्होंने एक्सप्रेस किया पूरे टर्म्स को 8.314 इंटू 312। इसको बेसिकली हम लोग जो है 0.0821 ले लेते हैं, ठीक है। या आर में हम लोग किलो जूल में लिए हुए तो 8.314 भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। 8.314 क्योंकि हम लोगों ने जूल में कंसीडर किया हुआ, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का रिलेशन। यहाँ पे किलो जूल है तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ जूल में, माइनस माइनस गेट कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको इन्होंने एक्सप्रेस किया है क्या 8.314 इंटू 3 इसके बराबर है। तो इसको अगर मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ 8.314 इंटू 313 दैट इज इक्वल टू 8.314, इसको लिया हुआ है इन्होंने सॉरी ln 8/5, यही रिलेशन दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 8.314 इंटू 313 ln Kp, ठीक है। तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। ln Kp की वैल्यू हो जाएगी, या Kp की वैल्यू डायरेक्ट मेंशन कर सकता हूं, Kp इज इक्वल टू 8/5। Kp कैसे लिखा जा सकता है, Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ NO2, ठीक है, प्रेशर ऑफ NO2 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ N2O4। जिसको अगर हम लोग टर्म इस टर्म में लिखना चाहें अल्फा के टर्म में, बेसिकली हम लोग को क्या चाहिए अल्फा टर्म चाहिए। क्योंकि अगर मोलर मास की बात करें, एवरेज मोलर मास का कैसे निकल के आएगा m डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा। इसके लिए रिलेशन आप निकालोगे m एवरेज की बात करेंगे तो 1 अल्फा आ जाएगा, इसमें 92 हो जाएगा, 92 N2O4 का मास हो गया डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा। तो बेसिकली अगर अल्फा निकल आता है तो हम लोग एवरेज मोलर मास निकाल सकते हैं। तो वही ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग अल्फा कैलकुलेट कर पाए फॉर द गिवन रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है NO2, इसको कैसे लिखा जा सकता है, जस्ट एज्यूम किया जाए कि टोटल प्रेशर P है, टोटल प्रेशर फॉर द गैसियस मिक्सचर इज P। तो इस केस में हम लोग के पास रिलेशन जो देखने को मिलेगा दैट इज इक्वल टू P डिवाइड बाई 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर, ठीक है। टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन, उसी तरीके से P इंटू 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो P गेट कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर P डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, यही आएगा। थोड़ा सा इसको P को एलिमिनेट करना पड़ेगा अगर हम लोग को अल्फा चाहिए होगा, ठीक है। P को एलिमिनेट करना पड़ेगा तो एक और रिलेशन पहले जाता है दैट इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू DRT, क्योंकि इन्होंने डेंसिटी दिया हुआ है तो उसको भी तो यूज करना पड़ेगा। डेंसिटी दे हैव गिवन 5.73, R की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं इसमें 8.31, या यहाँ पे R की वैल्यू हम लोग 0.0821 ले लेते हैं क्योंकि प्रेशर टर्म चाहिए, ठीक है। और टेम्परेचर दैट इज 313, यहाँ पे हो गया ये PM। तो अगर कंसीडर करें प्रेशर मोलर मास, एवरेज मोलर मास दैट इज इक्वल टू, इसको अगर इन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट वैल्यू इज 1.6 इंटू 92 डिवाइड बाई P, ठीक है। अब एवरेज मोलर मास का एक्सप्रेशन क्या है दैट इज 922 डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा। अब यहां से रिलेशन क्या आ रहा है देखो आप ध्यान से, तो P डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1.6, तो इसको यहां पे ले जाके रख दो।
क्या लिखा जा सकता है 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ठीक है 1 माइनस अल्फा, इसको हम लोग लिख लेते हैं 1.6, p डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 1.6, और ये हो गया 8/5 जो कि वैल्यू वंस अगेन 1.6 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो अल्फा की वैल्यू अल्फा निकालकर आप इसको ले जाकर इसमें रख दो, तो एवरेज मोलर मास यू विल गेट दैट इज इक्वल टू 66.18। यहां से आप सॉल्व कर सकते हो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। इससे आप अल्फा की वैल्यू निकाल दोगे, जिससे आप जो है अगर एवरेज मोलर मास निकालना चाह रहे हो तो इजीली यहां से एवरेज मोलर मास आ जाएगा, दैट एवरेज मोलर मास विल बी 66.18। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंटीजर टाइप का ही। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पूछा गया है 0.05 मोल्स ऑफ N2 गैस डिजॉल्व completely 900 ग्राम ऑफ वाटर at 27 डिग्री सेल्सियस। The available space between piston and liquid solution is 16.42 लीटर मोल्स ऑफ N2 in the gaseous space। कितने मोल्स प्रेजेंट है? तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि देखो आप इन्होंने KH दिया हुआ है, हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है, तो वहां से प्रेशर निकल आएगा कि प्रेशर कितना इसका, कैसे निकाला जाएगा? प्रेशर इक्वल टू KH इंटू एक्स, ठीक है KH इंटू एक्स। कैसे निकालें हम लोग? KH दे हैव मेंशन दैट इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁴, और x की बात करें तो मोल बेसिकली मोल फ्रैक्शन है, तो ये हो जाएगा 0.05 डिवाइड बाई यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूँ 900 ग्राम मोल फ्रैक्शन हम लोग को चाहिए, तो 900 ग्राम दैट इम्प्लाइज हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विल बी देयर, 900 डिवाइड बाई 18 यानी कि 50 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, ये जो वैल्यू देगा ये अगर हम लोग कैलकुलेट करें दैट इज गोइंग टू बी 72 ATM, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए द अवेलेबल स्पेस बिटवीन पिस्टन एंड लिक्विड इज वॉल्यूम दे हैव गिवन मोल्स ऑफ N2 गैसियस इन गैसियस स्पेस। तो हम लोग का जो ये पिस्टन दिया हुआ है ना, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है चेंबर में, बता देता हूँ। यहाँ पे N2 प्लस वाटर, ठीक है N2 प्लस वाटर है, और यहाँ पे N2 गैस फॉर्म किया हुआ है। हम लोग को क्या चाहिए कि कितना N2 गैस यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो आ गया प्रेशर। अब हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। ये प्रेशर कैसे निकाला? तो ये जो है x हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन द लिक्विड सोल्यूशन, KH हेनरी लॉ कांस्टेंट हो गया, और P इसका जो है प्रेशर यहाँ से निकल के आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस N2। अब इसको यूज करके हम लोग जो है निकाल सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज प्रेजेंट इन द गैसियस स्पेस। यहाँ पे जो N2 मोल्स प्रेजेंट है कितना हो जाएगा? तो सिंपली आप PV इक्वल टू nRT के लिए जा सकते हो, जहाँ से N की वैल्यू हो जाएगी N इक्वल टू PV बाई RT, ठीक है। तो प्रेशर आपका है 72, वॉल्यूम दे हैव मेंशन दैट इज 16.42, ठीक है। उसी तरीके से R की वैल्यू आप रख लो 0.0821, ठीक है, और टेम्परेचर दे हैव मेंशन दैट इज 300, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको देगा दैट इज इक्वल टू 48, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, तो 48 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मेंशन किया गया है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 20 टाइम्स द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के जो है 20 टाइम्स, ठीक है। तो यहां से हम लोग को पता है कि रिलेशन डेल जी इक्वल टू डेल जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस RT ln Q, ये रिलेशन आता है RT ln Q। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दूं तो माइनस ये हो जाएगा RT ln K, इसको लिखा जा सकता है RT ln Q। तो जो नेट एक्सप्रेशन आएगा ये आपका आ जाएगा RT ln Q बाई K, Q बाई K। तो यहां से हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाता है, इसको सॉल्व करना है। डेल जी आर ऑफ रिएक्शन क्या मेंशन किया गया है? आर हम लोग को यूज किया जा सकता है इस केस में, क्योंकि हम लोग को किलो कैलोरी में निकालना है। तो आर की वैल्यू होती है कैलोरी में 2, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, इनटू टेम्परेचर दैट इज 300 बिकॉज 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ln Q बाई K, ये वैल्यू कितना होगा? तो ये दिया हुआ है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 20 टाइम्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां से बेसिकली आपका Q बाई K की वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगा आपका 1/20, ठीक है 1/20। अगर इसको आप सॉल्व करते देखो आप, अब आपके पास सिंपल सा वैल्यू है
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है 0.6 ln, अगर मैं माइनस लगा देता हूं तो ln2, ठीक है, ln2 प्लस ln10 ये लिखा जाएगा, ln2 प्लस ln10, ln2 दे हैव गिवन 0.7 और ln10 दिया हुआ 2.3, यानी कि आपका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे -0.6 इंटू 3, यानी कि -1.8 किलो कैलोरी ये वैल्यू होगी डेल जी आर का, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो 4 के केस में क्या बोला है कि एन इमेजिनरी प्लेन, इमेजिनरी ए टाइप्स, ठीक है, क्रिस्टल इज फॉर्म इन 3 डायमेंशन यूजिंग ए बी टाइप 2 डायमेंशन पैकिंग ऑफ हेक्सागोनल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इफ आर इज द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर विच मे बी फिटेड इन द वॉइड ऑफ 3 डायमेंशन स्पेस, ठीक है। तो इस केस में ए बी टाइप का क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है, कैसे होगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ये हो गया लेयर ऑफ ए, ऐसे बनते जाएगा लेयर ऑफ ए। अब इसमें इंसर्ट करेगा जो बी है, वाइड जो फॉर्मेशन होगा, थोड़ा इसको मैं क्लियर ड्रॉ कर देता हूं लाइक दिस। इसका जो रेडियस है दे हैव गिवन, इसका जो रेडियस इन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट इज आर, ठीक है, कैपिटल। यहां से अब समझना आप इस बात को, क्या मेंशन करना है हम लोग को, कैलकुलेट करना है आर बाई आर रेशियो। आर क्या है, तो आर वैल्यू है कि रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर विच कैन फिट ही, विच कैन फिट ही। कैसे इसमें हम लोग अप्रोच रखेंगे, सिंपल सा केस है, अगर मैं कंसीडर करूं एक ट्रायंगल लाइक दिस, ठीक है, ऐसे कंसीडर किया जा सकता है, ये डिस्टेंस मुझे चाहिए होगा, ये डिस्टेंस चाहिए होगा, तभी तो हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका जो रेडियस होगा, यहाँ पे जो स्फीयर जाएगा उसका रेडियस क्या होगा। थोड़ा सा इसको आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे विजुअलाइज किया जाएगा कि मैं एज्यूम कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है, 3 डायमेंशन में समझना कि ये स्फीयर है, ठीक है। तो इसको कैसे विजुअलाइज किया जाएगा ये थोड़ा सा समझते हैं। तो ये जो ये तो आर हो गया, ठीक है, ये आर हो गया, ये निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एज्यूम कर सकता हूँ, थोड़ा इसको मैं क्लियरली रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हो गया आर, इसको अगर मैं कंसीडर करूं कि ये लेंथ कितना होगा, तो ये क्लियरली मेंशन किया जा सकता है, बिकॉज जो ये एंगल है ये हो जाएगा 30, तो बेसिकली मुझे ये चाहिए होगा डिस्टेंस कितना होगा, क्या मैं लिख सकता हूं r बाई एक्स इक्वल टू cos 30, ठीक है, समझ में आती है बात। अब r बाई एक्स की cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, यानी कि x की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 2√3 इंटू आर। ये मैं किसकी वैल्यू निकाला हूं, ये जो सेंटर है इससे मैंने इसका वैल्यू निकाला, ठीक है। अब चूंकि जो स्फीयर जो होगा इस पे लाइज करेगा, जो इसमें स्फीयर लाइज करेगा वो इस प्लेन में होगा नहीं, ठीक है। तो फिर कैसे जो है इसका लेंथ निकाला जाएगा, आर कैसे वैल्यू निकाला जाएगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल इसको यूज कर सकता हूँ, एक ट्रायंगल मैं यूज कर रहा हूँ, बेसिकली हम लोगों ने ट्रायंगल प्लेन में दिखाया है। तो ये कुछ ऐसे रहेगा, ऐसे टिल्टेड रहेगा जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप इसको बेसिकली मुझे निकालना होगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का डिस्टेंस ए बी जो हम लोगों ने कैलकुलेट, सॉरी ये हो गया डिस्टेंस x जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, x हो गया, और ये जो होगा जो हम लोग कंसीडर करेंगे ये हो जाएगा आपका रेडियस r, ठीक है, रेडियस r। और ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका स्फीयर का रेडियस यहां तक r, और कुछ जो स्मॉलर स्फीयर है उसका रेडियस, तो r प्लस r ये हो जाएगा। ये आप विजुअलाइज थोड़ा करना पड़ेगा, कैसे, तो ये जो ऊपर में ट्रायंगल बनाएगा, ये जो पॉइंट होगा जहां पे स्फीयर लाइज करेगा लाइक दिस, ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहेगा, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका x जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ये डिस्टेंस जो हाइपोटेनस है ये हो गया आपका जो है आपका r हो गया, तो यहां से रिलेशन निकल के आ जाएगा, r प्लस r हो जाएगा। अब कैसे रिलेशन जाएंगे थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए आप x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू r प्लस r स्क्वायर, यही रिलेशन आएगा, r प्लस r स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3 r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2 r, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेट करने पे जो r बाई r का जो रेशियो आएगा दैट विल बी 0.53, यहाँ से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बस एक बार आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, जो वाइड बन के आ रहा है किस तरीके से वाइड की पोजीशनिंग। तो हम लोगों ने डिस्टेंस ये निकाल दिया जो कि हमारा आया 2/√3 r,
उसका हेल्प लेकर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कितना ये जो है ये वाला जो रेशियो होगा कितना होगा R/R। ठीक है, तो ये क्लियर है। 0.53 आंसर होगा इस केस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पूछा गया है। इन क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर लेड फ्रॉम द पीबीएस हैविंग हाई इम्प्योरिटी कंटेंट। कौन सा मेथड यूज किया जा सकता है इसमें पीबीएस को एक्सट्रैक्ट कर, पीबीएस से पीबी जो लेड है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जा सकता है। कौन कौन सा मेथड दिया देखते चलते हैं। कैल्सिनेशन नहीं किया जा सकता है। फ्लोट फ्लोटेशन, हाँ सल्फाइड है तो उस केस में हम लोग कर सकते हैं। रोस्टिंग करना पड़ेगा, रोस्टिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा कार्बन रिडक्शन हो गया और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ये सभी मेथड्स है। आप डायरेक्टली ये मेमोरी बेस्ड ही है कि जो पीबीएस के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जा सकते हैं प्रोसेस करने के लिए, इससे लेड में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे कौन कौन सा मेथड आ रहा है ये मेंशन कर देते हैं हम लोग। एक तो है फ्लोट फ्लोटेशन, किसी भी सल्फाइड के लिए हम लोग करेंगे, किसी भी सल्फाइड के लिए हम लोग फ्लोट फ्लोटेशन के लिए जा सकते हैं। उसके अलावा रोस्टिंग, ठीक है, रोस्टिंग मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग इसको बर्न करेंगे तो यहाँ से ये रोस्टिंग ऑक्साइड फॉर्म करेगा। उसके अलावा कार्बन रिडक्शन किया जा सकता है, ठीक है, कार्बन रिडक्शन हो गया। उसके अलावा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार देख सकते हो आप कौन कौन से प्रोसेस अप्लाई किया जा सकता है। तो 4 टोटल प्रोसेस आर देयर विच आर गोइंग टू अप्लाई ऑन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर लेड फ्रॉम द पीबीएस, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि इन S2S5O6 फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स हैविंग ओनली बेंड शेप ज्योमेट्री अराउंड इट। कौन कौन से बेंड शेप होगा, तो थोड़ा सा आप देखिए इसमें S2 हम लोग का है H2S5O6, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को कंसीडर कर लेते हैं कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन के आएगा। डबल बॉन्ड O, ठीक है, बीच में सल्फर का लिंकेज होगा, इस तरीके से सल्फर का लिंकेज होगा। देन दिस हम लोग को बेसिकली निकालना था कि कितने इसमें बेंड शेप रखेंगे। कौन कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, 2 लोन पेयर है तो ये बेंड शेप रखा हुआ है। देन ये सल्फर बेंड शेप है, सल्फर 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। तो 5 आर देयर विच हैव बेंड शेप ज्योमेट्री अराउंड इट, तो 5 विल बी करेक्ट आंसर, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो इन क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है कि 2 ब्यूटेनॉल, लिख देते हम लोग, दिस इज 2 ब्यूटेनॉल रिएक्ट विथ इन द प्रेजेंस ऑफ H+ और इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन अगर होगा, इफ ऑल प्रोडक्ट फॉर्म इन द एबव रिएक्शन अंडरगो रिएक्शन विथ ब्रोमीन इन द CCl4 इंडिविजुअली द नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म विल बी, ठीक है। तो 2 ब्यूटेनॉल है इसमें, तो डिहाइड्रेशन अगर होगा तो हीट दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके का प्रोडक्ट हम लोग देख सकते हैं। कार्बन यहाँ से आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ ध्यान है कि यहाँ पे सिस और ट्रांस दोनों बन सकते हैं, सिस एंड ट्रांस, 2 प्रोडक्ट तो यहीं पे आ गए। और साथ साथ में एक माइनर प्रोडक्ट हम लोग देख सकते हैं, दैट इज कार्बन ब्यूटवानी, ये भी तो आएगा इसमें। अब देखिए इसके बाद इसको ब्रोमीन के साथ ऐड किया जा रहा है, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। तो इस केस में आप क्या देखोगे, जब हम लोग ब्रोमीन को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे केस कुछ ऐसे आएगा। देखो सब सिस हम लोग लेकर चलेंगे तो एंटी एडिशन है ही, तो रेसिंग मिक्सचर फॉर्म करेगा। सिस के साथ एंटी एडिशन रेसिंग मिक्सचर फॉर्म करेगा, यानी कि 2 प्रोडक्ट आएगा। उसके अलावा इसमें अगर हम लोग ट्रांस वाली की बात करें, ट्रांस एंटी मेसोटैम फॉर्म करेगा, ये 1 प्रोडक्ट यहाँ से आएगा। टोटल 3 प्रोडक्ट आएगा इसके सिस और ट्रांस कन्फिगरेशन से। इसकी बात कर ले, इसमें अगर हम लोग ब्रोमीन ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि एक नया कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है। ये तो कायरल सेंटर ही होगा, ये नया कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है। तो इस केस में भी 2 प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन दैट केस विल बी 2 + 1 + 2, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट विल बी 5। क्लियर है इतनी बात? क्यों? क्योंकि सिस था, उसके साथ एंटी एडिशन हुआ तो रेसिंग मिक्सचर फॉर्म करके दे रहा है जो कि होगा। और उसी तरीके से चूंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इस वजह से रेसिंग मिक्सचर भी आ रहा है। इसमें हम लोग ट्रांस जब ले रहे हैं, इसमें एंटी एडिशन कर रहे हैं तो मेसो कंपाउंड फॉर्म करके देगा। उसी तरीके से इस केस में एक कायरल सेंटर है तो यहाँ पे रेसिंग मिक्सचर फॉर्म करके देगा 2 प्रोडक्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या मेंशन किया गया है। ये आपका कंपाउंड है EtCH3, ये भी आसान प्रॉब्लम है। इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है पोटेशियम के साथ में, पोटेशियम मेटल के साथ में। हम लोग को पता है कि
ये जो भी सोडियम या पोटेशियम मेटल्स हैं ये रिएक्ट करते हैं इस हाइड्रोजन के साथ, इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे इथाइल हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद क्या होगा, इसको ट्रीट किया हुआ है जो है CH3 CH2 Br, क्योंकि इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा यहाँ से, और यहाँ से Br माइनस रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये कुछ प्रोडक्ट ऐसे बन के आ रहा है, OET, यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे CH3H, ठीक है। ये फाइनल प्रोडक्ट ये हो गया आपका X, दिस इज X, दिस इज Y। एक और रिएक्शन है जिसमें टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया गया, ठीक है, टोसाइल क्लोराइड के साथ में। तो यहाँ पे पूछा गया नंबर ऑफ स्टेप इन द रिएक्शन गिवन रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ पे तो कायरल सेंटर पे रिएक्शन हुआ ही नहीं ना इस केस में, तो कायरल सेंटर में नहीं हुआ, तो एक रिएक्शन ये हो गया कि जो कि रिटेन करेगा कॉन्फिगरेशन। सेकेंड स्टेज में यहाँ पे भी रिटेंशन होगा, इसमें कोई भी चेंजेस मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे रिटेंशन होगा। अब इसकी बात करते हैं, तो दो हम लोग का केसेज आया जहाँ पे रिटेंशन हो रहा है, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर रिएक्शन में ही नहीं है। कायरल सेंटर रिएक्शन में जाता तब वहाँ पे इन्वर्जन हो सकता था और प्रॉपर्टीज आ सकती थी, लेकिन यहाँ पे चूंकि कायरल सेंटर अफेक्ट ही नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सा केस है कि कॉन्फिगरेशन अराउंड द कायरल कार्बन एटम इज गोइंग टू बी द सेम, मींस रिटेन करेगा। टोसाइल क्लोराइड के साथ देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। तो टोसाइल क्लोराइड का करता है यहाँ से इसको कन्वर्ट कर देता OTS में, एक बेटर लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे भी आप केस क्या देखोगे कि यहाँ पे भी रिटेंशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कायरल सेंटर रिएक्ट नहीं हुआ। अब इसके बाद जब हम लोग KCN के साथ ट्रीट कर रहे हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे इन्वर्जन कराएगा, इथाइल इधर आ जाएगा, CN इधर आ जाएगा। तो हम लोग को इससे पूछा हुआ है कि हाउ मेनी स्टेप्स आर इन द रिएक्शन सीक्वेंस गिविंग द रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन, कितने होंगे। एक तो इसमें रिटेन किया हुआ है, सेकेंड वाले में रिटेन किया हुआ है, और यहाँ पे रिटेन किया है। टोटल 3 number of step या number of reactions are there in which the retention of configuration is taking place, ठीक है। एक ऐसा है लास्ट वाला जिसमें inversion will takes place, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का पेपर 1। आई होप कि आप ये अच्छे से लिखे होगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पेपर 2।